आपका स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपको विश्व के सांस्कृतिक प्रदेश के विषय में बताने जा रही हूँ। मानव संस्कृति किसी सूक्ष्म केंद्र पर उत्पन्न होती है तथा धीरे धीरे इसका प्रसार निकटवर्ती क्षेत्रों में होता है। कालांतर में जब एक विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य सांस्कृतिक लक्षण, प्रविधि तथा संसाधन उपयोग प्रक्रिया का प्रसार हो जाता है, तब इस विस्तृत क्षेत्र को एक संस्कृति प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। मानव की आर्थिक क्रियाएं भी इससे प्रभावित होती हैं। संस्कृति मानव समाज के एक लंबे अनुभव का सार है। सांस्कृतिक प्रदेशों का उल्लेख सर्वप्रथम विस्लर ने अमेरिकी इंडियन संस्कृतियों के अध्ययन में किया। उन्होंने कहा कि यदि नई दुनिया के आदिवासियों को उसके सांस्कृतिक गुणों के आधार पर समूहों में रखा जा सके तो इससे हमें खाद्य क्षेत्र, वस्त्र क्षेत्र, भांड क्षेत्र आदि प्राप्त होंगे, और यदि हम सभी गुणों पर साथ साथ विचार करें और अपनी दृष्टि को सामाजिक इकाइयों पर केंद्रित कर दें तो हम पर्याप्त निश्चित समूह बना सकते हैं, जिससे हमें सांस्कृतिक प्रदेश या सामाजिक समूहों का वर्गीकरण प्राप्त हो सकेगा। विस्लर ने संपूर्ण सांस्कृतिक लक्षणों के आधार पर प्रदेशों का विभाजन किया है। अनेक विद्वानों ने विश्व के सांस्कृतिक प्रादेशिकरण का प्रयास किया है। इनमें स्पेंसर, डिकिंसन, विस्लर, रसल, निफिन, बोआस, क्रोबर, थॉमस, ब्रूक व वैक्स के विभाजन उल्लेखनीय हैं। इसके आधार पर हम संसार को निम्नवत सांस्कृतिक प्रदेशों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, शुष्क सांस्कृतिक प्रदेश। यह पूरा क्षेत्र सहारा मरुस्थल से लेकर एशिया में पूरे पश्चिमी एशिया व मध्य एशियाई भूभाग, कैस्पियन सागर के पूर्व में गोबी व मंगोलिया तक विस्तृत है। इसमें तिब्बत का भी कुछ भाग सम्मिलित है। इस क्षेत्र की जलवायु इतनी शुष्क है कि यहाँ खेती करना बहुत मुश्किल है। शुष्क प्रदेश की जलवायु मनुष्यों के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न करती हैं। यहाँ मानव पूर्ण रूप से पशुपालन पर आश्रित है। इनसे दूध, मक्खन, पनीर, मांस आदि प्राप्त करता है। इनसे कपड़ों के लिए ऊन तथा टेंट के लिए खालें मिलती हैं। ये पशु थोड़ी सी वनस्पति से ही गुजारा कर लेते हैं। इन क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी पानी अल्प मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ भोज्य पदार्थ व घास आदि का भरपूर मात्रा में उत्पादन होता है। इन इलाकों को मरुधान कहा जाता है। शुष्क प्रदेशों में जनसंख्या मरुधानों में या फिर नदियों के किनारे पाई जाती है, जैसे नील घाटी, दजला प्रपात का मैदान, आमू दरिया, सिर दरिया आदि। दूसरा, ओरिएंटल सांस्कृतिक प्रदेश। इसे दक्षिणी पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक क्षेत्र भी कहा जाता है। यह मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है। यहाँ का अधिकांश निवासी मंगोलियाई जाति के हैं। ये चीन व मंगोलिया से विभिन्न समूहों में आक्रमणकारी के रूप में स्थानांतरित होकर यहाँ आते रहे हैं और बसते गए हैं। यहाँ की भाषाओं पर संस्कृत भाषा का प्रभाव है। यहाँ बौद्ध एवं हिंदू धर्म का प्रभाव है। इस क्षेत्र को दो भागों में बांटा जाता है। हिंद चीनी खंड, यह एक मिश्रित क्षेत्र है जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, कंपुचिया, लाओस एवं वियतनाम आदि देश सम्मिलित हैं। यहाँ की 90% आबादी कृषि पर निर्भर है। अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है। यहाँ अधिक वस्त्रों की ज़रूरत नहीं होती है। भीतरी भागों के आदिवासी तो निर्वस्त्र ही रहते हैं। मलेशियाई खंड। राजनीतिक आधार पर इस क्षेत्र में मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई एवं फिलीपींस आदि देश सम्मिलित हैं। यहाँ के अधिकतर लोग मलय जाति के हैं, जिन पर मंगोल प्रभाव अधिक है। इस क्षेत्र में बौद्ध एवं हिंदू धर्म भारत से आए थे। इस्लाम का प्रभाव अरब व्यापारियों के कारण आया। तीसरा, भारतीय सांस्कृतिक क्षेत्र। इस सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि देश सम्मिलित हैं। इन क्षेत्रों में हिंदू संस्कृति की प्रधानता पाई जाती है। हालांकि विगत शताब्दियों में इसका व्यापक इस्लामीकरण भी हुआ है।
इस परिमंडल में पर्वत श्रेणियों एवं समुद्री सीमाओं ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक विशिष्ट इकाई के रूप में विकसित किया है। यहाँ अनेक सांस्कृतिक भिन्नताओं के बावजूद भौगोलिक एकता परिलक्षित होती है। यहाँ की संस्कृति वस्तुतः हिंदू प्रधान संस्कृति है, जिसकी सांस्कृतिक विशेषताएं शाश्वत रही हैं। इस क्षेत्र के देश ऐसे हैं जो राजनीतिक दृष्टि से तो अलग अलग हैं, परंतु इनमें पारंपरिक सांस्कृतिक एकता परिलक्षित होती है। चौथा, चीनी सांस्कृतिक क्षेत्र। विश्व में भारतीय संस्कृति के अतिरिक्त चीनी संस्कृति में ही सततता पाई जाती है। चीन पूर्वी एशिया का उसी तरह मार्गदर्शक रहा है जैसे भारत दक्षिणी एशियाई और बेबीलोनिया पश्चिमी एशियाई देशों का। इस क्षेत्र के अंतर्गत चीन, कोरिया तथा जापान आदि देश सम्मिलित किए जाते हैं। बौद्ध धर्म यहाँ का प्रमुख धर्म है। पाँचवां, पश्चिमी यूरोपीय सांस्कृतिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश आते हैं। यहाँ के निवासियों ने अन्वेषण, व्यापार व वाणिज्य का महत्वपूर्ण कार्य आरंभ किया। सन 1600 ईस्वी के पश्चात उत्तर पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र से संस्कृतियों का प्रसार, व्यापार व वाणिज्य का विकास तथा उपनिवेशों के स्थापना व्यापक स्तर पर हुआ। इन कार्यों में फ्रांस, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्कैंडिनेविया, जर्मनी एवं स्कॉटलैंड आदि देशों की भूमिका प्रमुख थी। इस क्षेत्र की संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति कहते हैं। छठा, पूर्वी यूरोपीय सांस्कृतिक क्षेत्र। अल्पाइन पर्वत श्रेणियों द्वारा यूरोपीय संस्कृति क्षेत्र दो भागों में विभक्त होता है। जहाँ पश्चिमी सांस्कृतिक प्रदेश समुद्र प्रधान है, वहीं पूर्वी सांस्कृतिक महाद्वीपीय विशेषताओं की प्रधानता वाला है। एशियाई आक्रमणों आदि के द्वारा पूर्वी क्षेत्र में जनसंख्या का स्थानांतरण पश्चिमी क्षेत्र की ओर होता रहा। पूर्वी यूरोपीय सांस्कृतिक क्षेत्र लंबी अवधि तक एक कृषि प्रधान तथा पिछड़ी हुई संस्कृति का क्षेत्र बना रहा। सातवां, ऑस्ट्रेलियाई सांस्कृतिक प्रदेश। ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अनिवास क्षेत्र के परे समुद्र तटीय भूक्षेत्र सघन जनसंख्या वाले हैं। यहाँ की लगभग 2/3 जनसंख्या नगरों में निवास करती है। यहाँ के उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विकास पारिस्थितिकी कारणों से बाधित है। यहाँ सैकड़ों वर्षों से ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी निवास करते हैं। आठवां, आंग्ल अमेरिकी सांस्कृतिक क्षेत्र। सन 1750 ईस्वी में आंग्ल अमेरिका का विस्तार अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक था। यहाँ का औद्योगिकरण प्रविधि के रूप में, पूंजीवाद को व्यवस्थागत संगठन के रूप में तथा दोनों को संचालित करने के लिए प्रजातंत्रात्मक स्वरूप को शासन तंत्र के रूप में अपनाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की संस्कृतियों की सूक्ष्म व्याख्या करने से स्पष्ट होता है कि इनमें कुछ भिन्नताओं के साथ व्यापक स्तर पर सांस्कृतिक समानताएं पाई जाती हैं। नौवां, लैटिन अमेरिकी सांस्कृतिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में मानव संस्कृति का विकास ईसा से 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है। यहाँ मंदिरों पर आधारित नगरों की स्थापना, लेखन, कला एवं ज्योतिष आदि संस्कृतियों का विकास हुआ। इसे माया संस्कृति की संज्ञा दी गई। एंडीज पर्वतीय संस्कृति का विकास पेरू तट पर हुआ है। यहाँ मरुस्थलीय जलवायु से लेकर अल्पाइन भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। एक विशिष्ट पर्वतीय संस्कृति का यहाँ विकास हुआ है। इसे इंका संस्कृति कहा जाता है। यूरोप वासियों के आगमन के पश्चात लैटिन अमेरिकी क्षेत्र की संस्कृति विशेषताओं में अंतर आया। यूरोपियनों ने इस पूरे क्षेत्र के व्यापार, वाणिज्य व प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रण रखने का भरपूर प्रयास किया, जिससे सांस्कृतिक लेन देन भी संभव हुआ। 10वां, प्रशांत महासागरीय संस्कृति क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप इस सांस्कृतिक क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र को 3 खंडों, पोलिनेशियाई खंड, माइक्रोनेशियाई खंड तथा मलेशियाई खंडों में विभाजित किया गया है। पोलिनेशियाई खंड के अंतर्गत हवाई द्वीप, फोनेक्स द्वीप, टोंगा, ईस्टर व तिमोर द्वीप समूह प्रमुख हैं।
माइक्रोनेशियाई खंड में कैरोलीन, मार्शल, मैरियाना आदि द्वीप आते हैं। मेलानेशियाई खंड के अंतर्गत न्यू गिनी, बिस्मार्क, फिजी, न्यू कैलिडोनिया आदि सम्मिलित हैं। यहाँ के द्वीपों पर ज्वालामुखीय उद्गार प्रायः दिखाई देते हैं। साधारणतया यहाँ सांस्कृतिक एकता कम परिलक्षित होती है। इसका कारण यह है कि इन पर भारतीय, चीनी एवं यूरोपीय मूल के लोग निवास करते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि व मत्स्य आखेट है। भूमध्य सागरीय सांस्कृतिक प्रदेश। यहाँ जाड़े में वर्षा होती है तथा ग्रीष्म शुष्क एवं लंबा होता है। यहाँ रसदार फलों एवं फूलों की खेती होती है। संकीर्ण नदी घाटियों में खाद्यान्नों का उत्पादन, पर्वतीय ढालों पर फलों के बाग एवं गैर कृषि योग्य भूमि पर पशुचारण होता है। इस विलक्षण जलवायुविक एवं आर्थिक परिवेश में एक अनोखे सांस्कृतिक परिदृश्य का सृजन होता है। 12वां रूसी सांस्कृतिक क्षेत्र। संपूर्ण सोवियत परिक्षेत्र में इस सांस्कृतिक प्रदेश का विस्तार है। लंबे समय तक साम्यवादी प्रभाव के कारण यहाँ आधुनिक आर्थिक तंत्र का विकास हुआ है। अंततः यह कहा जा सकता है कि विश्व के ये अनेकानेक सांस्कृतिक प्रदेश वस्तुतः मानव संस्कृति के विविधता के परिचायक तो हैं ही, साथ ही प्राकृतिक, आर्थिक, राजनैतिक परिवेशों से नियंत्रित भी हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए।